तो बच्चों आज का हमारा टॉपिक है क्या, आयनिक बंध या वैद्युत संयोजी बंध। तो चलिए बातें करते हैं क्या आयनिक बंध या वैद्युत संयोजी बंध क्या होते हैं। तो हेडिंग सभी लोग लगाएंगे, कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, नोट्स खुद से बनाओ। नोट्स नहीं बना सकते अगर तो कोई बात नहीं, नोट्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहां से जाओ, आप नोट्स निकालो और नोट्स की कॉपी वहां से बना लो। अभी अगर आपके पास पेन कॉपी नहीं है तो कोई बात नहीं, वीडियो लेक्चर देख लो और नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से जाओ और वहां से जाके डाउनलोड कर लो। ठीक है, तो चलिए, लेकिन नोट्स बहुत कंपलसरी है, नोट्स जरूर बनाना। आयनिक या वैद्युत संयोजी बंध, आयनिक या वैद्युत संयोजी बंध। अब इनको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, परिभाषित करेंगे। तो चलिए, आयनिक बंध या वैद्युत संयोजी बंध। तो जैसा कि नाम से दिख रहा है क्या, आयनिक और वैद्युत संयोजी बंध। तो अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो आयनिक, आयनिक का मतलब क्या होगा कि उसके अंदर आयन मिले, आयन मिले, क्या मिले भाई, आयन मिले। तो अब आयन के मध्य जो बंध बनेगा वही क्या होगा, आयनिक बंध होगा, या उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, वैद्युत संयोजी बंध बोलेंगे। तो अगर हम लोग देखें कि आयनिक बंध और वैद्युत संयोजी बंध है तो इसके अंदर आयन दिखने चाहिए भाई। तो अब आयन कब दिखेगा, जब एक धातु हो, जब एक धातु हो और दूसरा अधातु हो, जब एक धातु हो दूसरा अधातु हो, ये संयोग करेंगे तब क्या बनेगा, वैद्युत संयोजी बंध बनेगा। कौन सा बंध बनेगा, वैद्युत संयोजी बंध बनेगा। अब धातु का मतलब हो गया इलेक्ट्रो पॉजिटिव होगा, दूसरा होगा इलेक्ट्रो निगेटिव होगा। एक वैद्युत धनात्मक हो और एक वैद्युत ऋणात्मक हो, या हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि एक ऐसा तत्व जिसकी विद्युत ऋणात्मकता, ये ध्यान देना, एक मैंने कहा क्या, वैद्युत धनात्मक, वैद्युत धनात्मक, और एक क्या है, वैद्युत ऋणात्मक। एक है वैद्युत धनात्मक और दूसरा क्या होगा, वैद्युत ऋणात्मक हो गया। एक इलेक्ट्रो पॉजिटिव और दूसरा इलेक्ट्रो निगेटिव। या हम ये कह सकते हैं कि एक ऐसा तत्व जिसकी विद्युत ऋणात्मकता कम है, जिसकी विद्युत ऋणात्मकता ऋणात्मकता कम है, किंतु दूसरा तत्व है उसकी वैद्युत ऋणात्मकता उच्च है। तो सामान्यतः दूसरा भाषा तो यही हो गया ना कि वैद्युत धनात्मक ही तत्व होना चाहिए जिनकी विद्युत ऋणात्मकता कम। अब जैसे अगर हम पीरियोडिक टेबल में जाएं, लेफ्ट से राइट की तरफ, लेफ्ट से राइट की तरफ जाएं तो यहां से आपको ये पता चलता है कि दाएं से बाएं से दाएं जाने पर, लेफ्ट से राइट जाने पर, बाएं से दाएं जाने पर, यानी समूह 1 से 18 की तरफ जाने पर होता क्या है कि जो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी होती है, मतलब वैद्युत धनात्मकता होती है, वह घटती है, जबकि विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, बढ़ती है। विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, बढ़ती है। ऊपर से नीचे आने पर, टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे आने पर समूह में, ऊपर से नीचे जब आओगे तो विद्युत धनात्मकता क्या होती है, बढ़ती है, और जबकि विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, घटती है। विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, घटती है। तो अब यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं क्या कि अगर हमारे पास एक तत्व इधर का हो जाए और दूसरा तत्व इधर का हो जाए, तो आप ये भी पढ़े हैं तत्व में जो दाईं तरफ ज्यादा होते हैं वह अधातु होते हैं, अधातु होते हैं, और जो सबसे बाईं तरफ होते हैं वो क्या होते हैं, धातु। तो मतलब हम एक तत्व इधर से लेंगे, दूसरा तत्व उधर से लेंगे। ठीक, तो एक धातु और एक अधातु के बीच में बनने वाला ही बंध क्या कहलाता है, वैद्युत संयोजी बंध कहलाता है या आयनिक बंध कहलाता है। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसको बताया था कौशल ने, सबसे पहले इसको किसने बताया था, कौशल ने बताया था भैया कि इस प्रकार का भी बंध होता है। लेकिन यह आयन के मध्य हो रहा है, आयन के मध्य हो रहा है। तो यहाँ पे कौशल साहब ये कहें कि इसके पास दैसिक गुण नहीं होता है, दैसिक गुण नहीं होता है। दैसिक गुण का मतलब हो गया यह दिशा नहीं दर्शाता है, नॉन डायरेक्शनल होता है। क्या होता है, नॉन डायरेक्शनल होता है, दैसिक नहीं होता, दैसिक गुण इसके पास नहीं होता, नॉन डायरेक्शनल होता है। ठीक, दैसिक गुण होता ही नहीं है, यानी नॉन डायरेक्शनल। यहाँ पे एक पॉइंट आप लिखेंगे, दैसिक गुण नहीं होता है,
नहीं होता है, मतलब इसका मतलब हो गया क्या, नॉन डायरेक्शनल होता है। बताया किसने था, कौशल ने बताया था। दूसरा क्या बताया, धातु अधातु के बीच में बनेगा या आयन के मध्य बनेगा। अब ध्यान दो, ये जो आयन होने चाहिए यह असमान आयन होने चाहिए, मतलब एक प्लस है तो दूसरा माइनस होना चाहिए, यानी जो आयन होने चाहिए वह एक प्लस होना चाहिए, दूसरा माइनस होना चाहिए। प्लस प्लस के बीच में नहीं बनाएगा, माइनस माइनस के बीच में नहीं बनाएगा। ठीक, तो इन्होंने कहा कि भाई जब यहाँ पे आयन है तो एक प्लस मान लो, दूसरा बी माइनस मान लो, इनके बीच में अब कोई बंध नहीं बनेगा। क्यों भाई, इनके बीच में कोई बंध नहीं बनेगा, बल्कि इनके बीच में एक आकर्षण बल, प्रबल आकर्षण बल कार्य कर रहा है। क्या कर रहा है, प्रबल आकर्षण बल कार्य करेगा। अब यह जो प्रबल आकर्षण बल है इसी का नाम दे दिया गया, और इसी को नाम दिया गया स्थिर वैद्युत आकर्षण बल। क्या नाम दिया गया, स्थिर वैद्युत आकर्षण बल। स्थिर वैद्युत आकर्षण बल, इसका नाम हो गया स्थिर वैद्युत आकर्षण बल। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो कि बराबर होता है Fe इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, ये इसके बराबर। तो ये कहा क्या कि इनके मध्य केवल एक प्रबल आकर्षण बल कार्य करता है जो कि होता है स्थिर वैद्युत आकर्षण बल, जो कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर के बराबर होगा, जहां Q1 Q2 आवेश होंगे और R इनके बीच की दूरी होगी। तो मान लो यह Q1 आवेश हो गया, यह Q2 आवेश हो गया, ये Q2 आवेश हो गया, और इनके बीच का जो डिस्टेंस हो गया हमने मान लिया क्या, R हो गया, बस। तो ये हो गया क्या, इनके बीच में एक प्रबल आकर्षण बल कार्य करता है जिसको हम लोग स्थिर वैद्युत आकर्षण बल कहते हैं। यह बताया किसने था, कौशल साहब ने बताया था। इसके पास दैशिक गुण नहीं होता है, यह नॉन डायरेक्शनल होता है। कैसा होता है, नॉन डायरेक्शनल होता है। यह आयनों के मध्य बनता है, और वो जो आयन होने चाहिए वो असमान आयन होने चाहिए, तो एक प्लस होना चाहिए, दूसरा माइनस। अर्थात ये कहेंगे कि एक धातु होगा, दूसरा क्या होगा, अधातु होगा। एक वैद्युत धनात्मक होगा तो दूसरा वैद्युत ऋणात्मक होगा। या यूं कहेंगे कि विद्युत ऋणात्मकता एक तत्व की निम्न होगी और एक तत्व की विद्युत ऋणात्मकता उच्च होगी। इनके मध्य बनने वाले ही बंध को क्या कहेंगे, आयनिक बंध कहेंगे। इनके मध्य ही बनने वाले बंध को क्या कहेंगे, आयनिक बंध कहेंगे। ठीक, तो अब आयनिक बंध के कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, चलो देखते हैं। मान लो हमारे पास एक धातु है क्या, सोडियम, और दूसरा अधातु हम ले लेते हैं क्लोरीन। मोस्ट कॉमन एग्जांपल, ध्यान दो। अगर मान ले हमारे पास सोडियम है तो सोडियम, अब सोडियम Na होता है, नाइट्रियम से बना हुआ है सोडियम। सोडियम ने अपने अंदर से एक इलेक्ट्रॉन को त्यागा, निकाला, और जब एक इलेक्ट्रॉन को निकालेगा तो इस पे आएगा Na के ऊपर प्लस, Na के ऊपर प्लस। अब प्लस क्यों आया, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकला, और जब इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक होता है निकलेगा तो इसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा, धन चार्ज आएगा। तो अब यहाँ पे ध्यान दो कि यह गैसीय अवस्था से एक इलेक्ट्रॉन निकला और यह गैसीय अवस्था में गया, यह गैसीय अवस्था से निकला और गैसीय अवस्था में ही है। तो यानी अब यहाँ पे एक टर्म आता है, एक टर्म क्या आएगा वो ध्यान समझो। यहाँ पे सोडियम ने अपने अंदर से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल के धन बनाया है, इसको हम लोग कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी, आयनन ऊर्जा, आयनन ऊर्जा, आयनन ऊर्जा। इसके बारे में काफी डिटेल में आपको आगे पढ़ाऊंगा, तो अभी बस ऐसे समझो कि आयनन ऊर्जा किसी भी गैसीय विलगित परमाणु के बाह्यतम कोश से, किसी भी गैसीय विलगित परमाणु के बाह्यतम कोश से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में व्यय ऊर्जा को ही क्या कहते हैं, आयनन ऊर्जा कहते हैं। भाई एक इलेक्ट्रॉन ये था, इस तरह से ये था, गैसीय अवस्था में लेके गए, एक इलेक्ट्रॉन इसके बाहर वाले में था। अब इस एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में कुछ ऊर्जा इसको देनी पड़ेगी। अब जो ऊर्जा इसको देनी, ऊर्जा की आवश्यकता पड़ी, उसी को ही हम लोगों ने क्या नाम दिया, आयनन ऊर्जा। क्या हुआ, आयनन ऊर्जा। तो किसी गैसीय विलगित परमाणु के बाह्यतम कोश से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में व्यय ऊर्जा को ही उसको प्रथम आयनन ऊर्जा कहते हैं।
अगर दूसरा निकालोगे तो द्वितीय आयनन ऊर्जा, तीसरा निकालोगे तृतीय आयनन ऊर्जा। तो ये भी याद रखो कि IE1 से बड़ा IE2 से बड़ा IE3, यानी जितने इलेक्ट्रॉन को निकालते जाओगे आयनन ऊर्जा भी तो बढ़ती लगेगी भाई। एक इलेक्ट्रॉन को निकाला, 2 इलेक्ट्रॉन को निकालो, 10 इलेक्ट्रॉन को निकालोगे और ऊर्जा लगेगी। तो ये हो गया एक। तो दूसरा अब ये कह रहा है कि मान लो हमारे पास क्लोरीन है, अब क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके बनाया Cl पे माइनस, ये भी गैसीय अवस्था में और ये भी गैसीय अवस्था में। तो अब यह एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहे हैं, निकालने के लिए तो आयनाइजेशन एनर्जी हो गई, लेकिन अब यह इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहे हैं तो इनमें आएगी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी यानी क्या होगी, इलेक्ट्रॉन लब्ध ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन लब्ध ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन लब्ध ऊर्जा। या दूसरे तरह में हम इसको बोल सकते हैं क्या, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी EA। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब होगा क्या, इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन बंधुता। तो एक तो ये हो गया कि इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन को बांधने की जो क्षमता है, बांधने में जो ऊर्जा लग रही है उसी को क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन बंधुता बोलेंगे। तो यानी हुआ क्या कि अब एक तो लग रहा है कि एक अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को निकाल के क्या बना रहा है, धन आयन बनाएगा, क्या बनाएगा, धन आयन। और दूसरा अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को, अपने अंदर इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है, वो क्या बना रहा है, ऋण आयन बना रहा है, क्या बना रहा है, ऋण आयन बन रहा है। यानी हुआ क्या, द रिक्वायर्ड, नहीं हिंदी में, तो यानी होगा क्या कि इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होगी, इलेक्ट्रॉन को बांधने की क्षमता। तो यानी जब किसी गैसीय विलगित परमाणु के बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन दिया जाता है तो उसमें से ऊर्जा मुक्त होती है, और उसी मुक्त ऊर्जा को ही हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन लब्ध ऊर्जा या इलेक्ट्रॉन बंधुता। उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन लब्ध ऊर्जा या इलेक्ट्रॉन बंधुता। तो अब दो तरह के बन गए, ये भी गैस में है, ये भी गैस में है। तो अब लो Na+ भी गैस में है, अब यहाँ पे आ गया गैस, और Cl- भी है क्या, गैस में। अब ये दोनों संयुक्त होके बनाते क्या है, Na+ Cl-, और यहाँ पे क्या हो गए, सॉलिड स्टेट में यानी ठोस अवस्था में हो गए। तो अब एक प्लस दूसरा माइनस, इन दोनों आयनों के मध्य आकर्षण बल कार्य किया प्लस और माइनस के बीच में, तो वह बना क्या लिया, आयनिक बंध। आयनिक बंध जो कि दैशिक गुण नहीं होता है, नॉन डायरेक्शनल होता है। बताया किसने है, कौशल ने बताया है। यह प्लस और माइनस के बीच में बनेगा, एक धनायन और एक ऋणायन के बीच में बनेगा, धनायन और ऋणायन के बीच में बनेगा। आयन है, इस वजह से इसका नाम क्या हुआ, आयनिक हुआ। और वैद्युत संयोजी है, वैद्युत रूप से संयोजित है, यानी एक प्लस है तो एक माइनस है, इसलिए इसको बोलते हैं क्या, वैद्युत संयोजी बंध। किसने बताया था, कौशल ने। इनके पास कोई दैशिक गुण नहीं होता है और यह एक पूर्ण बंध नहीं होता है, यह एक प्रकार का केवल आकर्षण बल होता है, केवल एक प्रकार का आकर्षण बल होता है, कोई बंध नहीं होता है। इस बात का विशेष ध्यान है। दूसरा बात ये आता है कि मान लो सोडियम पहले गैसीय अवस्था में लेके गए, इसमें से इलेक्ट्रॉन को निकाला, गैसीय अवस्था में पहुंच गए। अब अगर इनके विन्यास की बात करें तो इनका विन्यास हो गया 2 8 1। अब यह अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन का त्याग किए हैं स्थायी होने के लिए, तो यह हो गए 2 और 8। अक्रिय गैस की स्थायी संरचना को प्राप्त कर लिया, यानी ये क्या हो गए, स्थायी। किंतु स्थायी नहीं है, क्यों, क्योंकि यह गैसीय अवस्था में है, और जब तक गैसीय अवस्था में रहेंगे तो स्थायी नहीं होंगे। ठीक उसी तरह से हमारे पास क्लोरीन होता है 2 8 7, इसने एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया, एक इलेक्ट्रॉन को क्या किया है, ग्रहण किया है, तो इसके पास हो गया 2 8 और 8, ये हो गया। अब इसके बातम कोष में भी देखो 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, यानी यह आर्गन का स्ट्रक्चर ले लिया। तो अब ध्यान दो कि यह आर्गन का ले लिए, यह नियॉन का ले लिए स्ट्रक्चर, अक्रिय गैस की स्थायी संरचना को ले लिए, किंतु अभी स्थायी नहीं होंगे। क्यों, क्योंकि ये दोनों किस अवस्था में है, गैसीय अवस्था में। तो अब इन दोनों को गैसीय अवस्था से संयोग करा दिया गया। अब संयोग के उपरांत यहाँ पे क्या बन गया, NaCl, जो कि हो गया क्या, ठोस अवस्था में। अब ये हो गया क्या, स्थायी। तो यानी ये अस्थायी थे, अब ये क्या हो गए, स्थायी हो गए। क्या हो गए भाई, स्थायी। दूसरी बात,
अब यह आयन दोनों मिले और आयन दोनों मिलने के बाद जालक का निर्माण करेंगे। क्या करेंगे भाई? जालक का निर्माण करेंगे। तो अब यह जो ऊर्जा निकलेगी वह होगी क्या? जालक ऊर्जा। क्या होगी भाई? जालक ऊर्जा। हमने इसके पहले वाले लेक्चर में पढ़ाया था, जिनकी ऊर्जा अधिक वो अस्थायी, जिनकी ऊर्जा कम वो स्थायी। तो मतलब अब ये दोनों मिले, अब इन दोनों के मिलने से ऊर्जा निकली, और जब जो ऊर्जा निकली उसी को कहेंगे जालक ऊर्जा। क्या बोलेंगे? जालक ऊर्जा। इसी को कहेंगे लैटिस एनर्जी। क्या कहेंगे? लैटिस एनर्जी, जालक ऊर्जा। जालक ऊर्जा। तो यानी क्रिस्टल के बनने में जो ऊर्जा मुक्त होती है उसी को कहते हैं जालक ऊर्जा, या एक मोल क्रिस्टल को तोड़ने में जो ऊर्जा लगेगी उसी हम लोग कहेंगे क्या? जालक ऊर्जा। तो क्या कोई दिक्कत किसी को? तो तीन टर्म आपको मिल गए हैं, एक आयनन ऊर्जा, दूसरा इलेक्ट्रॉन लब्ध ऊर्जा और तीसरा हो गया जालक ऊर्जा। इन तीनों टर्म का आगे जब बॉर्न हैबर चक्र पढ़ाऊंगा तीनों का काम आएगा। अभी कोई दिक्कत नहीं? पक्का नोट कर तो चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आगे देखो, आगे है क्या कि मान लो अगर हमारे पास यह जो आया है सोडियम, तो अगर हम इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना दे तो मान लो सोडियम हुआ। अब सोडियम के बाहर में कितना इलेक्ट्रॉन हो गया भाई? एक इलेक्ट्रॉन। देखो कितना बाहर में कितना आया? एक इलेक्ट्रॉन। और पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि संयोजकता ही आपको दिखानी है कि केवल बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन को दिखाओ कि कितने इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोष में है, अंदर वाले से कोई लेना देना नहीं है। ये हुआ सोडियम। दूसरा हुआ क्लोरीन। क्लोरीन के बाह्यतम कोष में कितना इलेक्ट्रॉन है भाई? 7 इलेक्ट्रॉन। कितना इलेक्ट्रॉन है? 7। अब सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, तो सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को दे या तो 7 इलेक्ट्रॉन को ले। अब जब एक इलेक्ट्रॉन को देना आसान होगा क्योंकि भाई एक ही इलेक्ट्रॉन है, लेकिन 7 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना उतना ही क्या होगा? कठिन होगा। तो सोडियम क्या करते हैं महोदय? अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? क्लोरीन को दे देते हैं। क्लोरीन को दे दिया। अब जब इन्होंने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया तो सोडियम पे क्या आ गया? प्लस चार्ज। क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन को ले लिया, क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन को ले लिया। अब इनके पास आ गया क्या? इनके पास आ गया क्या? एक इलेक्ट्रॉन, ये वाला आ गया, इनका वाला एक इलेक्ट्रॉन आ गया। अब इनके ऊपर कैसा चार्ज आ गया? माइनस। तो अब आपको भी पता है कि एक प्लस हो गया, दूसरा माइनस हो गया, तो इनके बीच में एक आकर्षण बल कार्य करेगा। आकर्षण बल। आकर्षण बल। अब इस आकर्षण बल को हमने नाम दिया FOA, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आकर्षण बल, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो कि FE होगा इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर के बराबर। तो यह एक प्रकार का क्या होता है? बंध होता है, जो कि पूर्ण बंध नहीं होता है बल्कि एक आकर्षण बल होता है। इसको बताया किसने था? कौशल ने। और इसके पास दैशिक गुण नहीं होता है, मतलब यह नॉन डायरेक्शनल नेचर का होगा। तीन टर्म इसमें आएंगे, एक आयनन ऊर्जा आएगी, एक इलेक्ट्रॉन लब्ध ऊर्जा आएगी और तीसरी जालक ऊर्जा आएगी। इनसे संबंधित हम एक चक्र पढ़ेंगे जिसको हम लोग कहेंगे क्या? बॉर्न हैबर चक्र। और जालक ऊर्जा पे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी करेंगे अगले वीडियो में। क्या यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? नहीं? फटाफट नोट करें, आगे चलते हैं। तो बच्चों हम लोग लेते हैं क्या? दूसरा कोई एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल जैसे कि हम लोग ले लेते हैं क्या? आपके पास एग्जाम्पल लेके आता हूं MgO का। MgO का। अब ये MgO कब बना होगा? ध्यान से समझना इस चीज को। MgO कब बना होगा? जब हमारे पास मैग्नीशियम आयन रहा होगा और ऑक्साइड आयन रहा होगा, ये दोनों कंबाइन करके क्या बनाए होंगे? Mg पे 2+ और O पे 2-। इस तरह का बॉन्ड बनाया होगा MgO का। तो अब देखो ये जो MgO का बॉन्ड आ रहा है तो ये बना कैसे? अब ध्यान से समझो कि भाई Mg था तो Mg के बाहर में कितने इलेक्ट्रॉन? भाई कितने इलेक्ट्रॉन थे Mg में? सिर्फ Mg में की अगर बात की जाए तो Mg में 2 8 2 रहे। इसने 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल के 2+ लेके आया। यहां पे अगर बात करें तो इसके पास ऑक्सीजन के पास 2 6 थे, इसने इसके 2 इलेक्ट्रॉन को रिसीव करके ये है कितने? 6, लेकिन बनाया कितना इसने? 8 बना लिया।
तो अब इन दोनों के ऑक्टेट कंप्लीट हो गए, दोनों के ऑक्टेट कंप्लीट हो गए। यहाँ पे ये दोनों आए हैं कैसे, 2 8 और ये 2 8, दोनों के अष्टक हो गए क्या, पूर्ण हो गए। तो यानी यहाँ पे इन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन निकाला, इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिया है, तब जाके बनाया क्या, दोनों का अष्टक हुआ है, पूर्ण हुआ। तो ये तो हो गया। मान लो अगर हम लोगों को कहे कि इसका भाई डाटा स्ट्रक्चर बनाइए, तो Mg के बाहर में कितने इलेक्ट्रॉन है भाई, 2 इलेक्ट्रॉन। अब ऑक्सीजन की बात किया जाए तो ऑक्सीजन के बाहर में कितना इलेक्ट्रॉन दिख रहा है भाई, 6 को इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, 4 और 2 6। अभी देखो इनको चाहिए कि 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए और इनको 2 इलेक्ट्रॉन अपने त्यागने हैं, इनको भी अपना अष्टक पूर्ण करना है, इनको भी अपना अष्टक पूर्ण करना है। तो ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन इनको इस तरह से दे देंगे, दूसरा अपना इलेक्ट्रॉन दे दिए। अभी बताओ जब ये 2 इलेक्ट्रॉन इसका लिए और ये 2 इलेक्ट्रॉन इस पे चढ़ा तो हुआ क्या, Mg+2 और O पे 2 माइनस, मतलब ये हम इस तरह से लिखेंगे, ये हो गया O पे 2 माइनस, और इनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा, वही स्थिर वैद्युत आकर्षण बल लगेगा। ठीक है, क्लियर है, यहाँ पे स्थिर वैद्युत आकर्षण बल इनके बीच में लग गया। और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं बहुत सारे, जैसे मान लो अगर हम लोग बात करें CaF2 की, CaF2 कैल्शियम और फ्लोरीन, कैल्शियम का देखा जाए तो 2 8 8 2, फ्लोरीन का देखा जाएगा 2 7। देखो भाई इसमें 2 7, इसमें 2 8 8 2, अगर वो 2 इलेक्ट्रॉन अपने निकाल दे तो इसका अष्टक हो जाएगा पूर्ण, और या 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले तो इसका अष्टक हो जाएगा पूर्ण। तो अब बनाओ, तो यहां से हम लोग बना लेते हैं भाई कैल्शियम, कैल्शियम के बाहर में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। वो इसी तरह से फ्लोरीन लो, तो फ्लोरीन कितने हमारे पास, 2, तो 1 फ्लोरीन और 2 फ्लोरीन। इसके बाहर में कितने इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन। इनके भी बाहर में कितने इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन। अब ध्यान दो, ये क्या करेगा, फ्लोरीन कैल्शियम से 1 इलेक्ट्रॉन लिया, इधर से 1 इलेक्ट्रॉन लिया, अब ये बनाएगा क्या भाई, कैल्शियम पे हो गया 2+, ये कैल्शियम पे हो गया 2+, क्या बना रहा है, कैल्शियम पे 2+, और फिर क्या बना रहा है, फ्लोरीन पे माइनस, एक फ्लोरीन पे माइनस, फिर दूसरे फ्लोरीन पे माइनस, ये आ जाएगा। तो ये बना रहे हैं क्या, CaF2 कैल्शियम फ्लोराइड, यानी इनके बीच में भी क्या लग रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कौन सा, स्थिर वैद्युत आकर्षण बल, स्थिर वैद्युत आकर्षण बल। क्या बात क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे जिसका। MgCl2 का बना लो, MgCl2। अब देखो Mg के बाहर में कितना इलेक्ट्रॉन भाई, 2 इलेक्ट्रॉन, Mg के बाहर में 2 इलेक्ट्रॉन। Cl और Cl के बाहर में कितने इलेक्ट्रॉन, Cl के बाहर में कितने इलेक्ट्रॉन, 7 7 हो गए, 7 7। अब इन्होंने क्या किया, Mg ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन इनको दिया, इन्होंने अपना दिया, इनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, Mg2+, और फिर क्या आएगा, डॉट डॉट Cl पे माइनस, डॉट 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 Cl पे माइनस। तो ये इस तरह का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है क्या इनके बीच में, और ये भी हुआ क्या, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी आकर्षण बल। और किनके बीच का आकर्षण बल है भाई, 2 आवेशों के बीच का आकर्षण बल, जो कि होगा क्या, स्थिर वैद्युत आकर्षण बल। क्या यहां तक क्लियर है, बिल्कुल बिल्कुल, चलो यहां तक नोट करो। तो बच्चों अब हम लोग बात करते हैं कुछ और भी केसेस की, जैसे कि मान लो हमारे पास यहाँ पे है क्या, सोडियम पे आया प्लस, मैग्नीशियम पे आ गया 2+, और एल्यूमिनियम पे आ गया 3+। उसी तरह से कार्बन, अगर कार्बन लिया जाए, कार्बन, तो कार्बन को अगर देखा जाए तो कार्बन के पास कितना होता है, 2,4 होता है, या तो ये +4 दिखाए या तो -4 दिखाए। भाई इनकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, 4। इसमें कितना हो गया, +1 +2 +3 हो जाएगा। तो अगर इनको देखा जाए तो यह ग्रुप 1 के एलिमेंट होते हैं, यह 2 के होते हैं, यह 13 के होते हैं, और यह 14 के होते हैं। समूह की बात अगर मैं करूं, समूह ग्रुप की मैं बात कर रहा हूं, तो ये ग्रुप 1 के, या 2 के, या 3 के, 13 के, या 14 के, तो 14 में ये हो जाएगा। 15 की बात मैं कर लूं तो 15 में कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, यहां तक लिख लेते हैं। ये हो गए 16, ये हो गए 17, इनकी बात हम लोग नहीं करेंगे, ये होते हैं 18 के, ठीक है, 18। तो ध्यान दो, ये 17 हो गया, तो 17 में कितना, 15, 2,5, ये हो जाएगा 2,6, ये होगा 2,7। तो अगर हम यहाँ पे एक नया टर्म देंगे, इलेक्ट्रोवैलेंसी,
इलेक्ट्रोवैलेंसी। इलेक्ट्रोवैलेंसी को कहते हैं वैद्युत संयोजकता। वैद्युत संयोजकता। तो वैद्युत संयोजकता क्या होगी भाई? इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होगी? वैद्युत संयोजकता। तो यहां पे अगर हम वैद्युत संयोजकता की बात करें इलेक्ट्रोवैलेंसी की, तो जो ग्रुप 1 के होते हैं उनकी वैद्युत संयोजकता 1 होती है, 2 के 2 हो गई, 3 की 3 हो गई, 4 की पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होगी, तो इसकी बात हम नहीं करेंगे। 15 की बात करें तो इनकी 3 होगी, 16 की बात करें तो इनकी 2 होगी, 17 की बात करें तो इनकी 1 होगी। अब वैद्युत संयोजकता क्या है? तो वैद्युत संयोजकता ये है कि वैद्युत संयोजी बंध बनाने में, वैद्युत संयोजी बंध बनाने में जो इलेक्ट्रॉन दिए गए, जो इलेक्ट्रॉन दिए गए या लिए गए, यानी वैद्युत संयोजकता वह होती है कि एक वैद्युत संयोजी बंध बनाने में जितने इलेक्ट्रॉन दिए गए या लिए गए उसी को हम लोग वैद्युत संयोजकता कहेंगे। जैसे कि अगर हम Na और Cl की बात करें तो Na ने एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो आया क्या? Na पे प्लस, और इन्होंने एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया तो बनाया क्या? Cl पे माइनस। टोटल कितना इलेक्ट्रॉन हुआ भैया? एक ही इलेक्ट्रॉन तो हो रहा है ना। ये एक इलेक्ट्रॉन अपना दिए, किसको दिए? क्लोरीन को। तो यानी यहाँ पे सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे दिया, यानी इनकी वैद्युत संयोजकता कितनी हो गई? 1। वैसे भी देख लो कि Na समूह 1 का और क्लोरीन समूह 17 का वैद्युत संयोजकता कितनी है भाई? 1 है। कितनी होगी? 1 होगी। अगर दोनों ये मिले तो 1 होगी। उसी तरह से अगर हम MgCl2 की बात करें तो MgCl2 में कितने इलेक्ट्रॉन दिए गए या लिए गए? तो 2। वैद्युत संयोजकता कितनी हो जाएगी? 2। इसी तरह से वैद्युत संयोजकता यानी वैद्युत संयोजी बंध के निर्माण में कितने इलेक्ट्रॉन दिए गए या लिए गए, वही क्या होती है? वैद्युत संयोजकता होती है। अब अच्छा, आयन की अगर हम लोग बात करें, जो ये आयन निकले हैं, ये आयन भी भिन्न भिन्न प्रकार के हो सकते हैं। कैसे भिन्न प्रकार के होंगे? चलिए एग्जाम्पल से उनको भी समझ लेते हैं कि ये आयन भिन्न प्रकार के कैसे हो सकते हैं। तो चलो अब आयन की बात हम लोग करें कि कैसे भिन्न प्रकार के हो सकते हैं। भाई जैसे कोई आयन हो और वह आयन कैसा हो कि उसका जो विन्यास हो वह अक्रिय गैसों की भांति हो। यानी जैसे मान लो हमने सोडियम प्लस लिया और एक हमने ले लिया हीलियम पे प्लस 2+, ये ले लिया, या फिर हमने हीलियम को ना ले, हम लिथियम को लेते हैं। लिथियम पे प्लस सोडियम पे प्लस ले लिया, Mg पे 2+ ले लिया, ऑक्सीजन पे 2- ले लिया, नाइट्रोजन पे 3- ले लिया। अगर इन सभी आयनों को देखा जाए, इन सभी आयनों को, तो ये जो आयन है इनका जो विन्यास होगा वह कैसा विन्यास होगा भाई? NS2। इसको अगर हम छोड़ दें लिथियम को, तो लिथियम का तो NS2 होगा, लेकिन इनके अलावा लिथियम को छोड़ के जिनका विन्यास करोगे वो NS2Np6 होगा, वो NS2Np6 होगा। यानी ऐसे आयन जिनका विन्यास पूर्णतः किसके हो? अक्रिय गैस के अनुरूप हो, एक ऐसे भी आयन मिलेंगे। हालांकि इनका कोई बहुत बड़ा भी काम नहीं पड़ेगा, आगे चल के आपको और भी बहुत सारी चीजें सीखनी है। तो इनका जो विन्यास हुआ वो NS2Np6 यानी ग्रुप 18 के एलिमेंट जैसा हो गया, समूह 18 के तत्वों के जैसा हो गया। लेकिन जो ये है NS2 यानी ये किसकी संरचना को ले रहे हैं? हीलियम की संरचना को ले रहे हैं। किसकी संरचना को? हीलियम की संरचना को, और ये बाकी जितने अक्रिय गैस होंगे उनकी संरचना को लेंगे। बात आई समझ में? चलो और भी ले लेते हैं। मान लो हमारे पास कुछ ऐसे भी मिलेंगे जिनमें सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन होगा। सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा, सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा, यानी छद्म अक्रिय गैस विन्यास, छद्म अक्रिय गैस विन्यास। अब अगर हम छद्म अक्रिय गैस विन्यास की बात करेंगे, सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, तो इनका जो कॉन्फ़िगरेशन विन्यास आता है वो क्या आता है? वो आता है NS2Np6Nd10, ये आता है भाई। इनका जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो अंतिम में ये आएगा। जैसे मान लो अगर हम लोगों ने कॉन्फ़िगरेशन किया जिंक 2+ का, अब जिंक 2+ का कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो 1s2 2s2 2p6,
भाई करोगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 और 4s2। हालांकि ये पहले होगा और ये बाद में होगा। अगर जिनको कॉन्फ़िगरेशन नहीं आता है वो ये रहा कॉन्फ़िगरेशन का वीडियो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाओ वहां पे कॉन्फ़िगरेशन सीख लो। तो यहां पे कह रहा है क्या, इनके कॉन्फ़िगरेशन में ये होगा जब Zn पे 2+ नहीं होगा। अभी 2+ है मतलब 2 इलेक्ट्रॉन गया तो बाहर में कितना हो गया 0। अब अंदर का कॉन्फ़िगरेशन पढ़ो क्या हो गया, क्या है NS2 NP6 ND10। यानी एक ऐसे कॉन्फ़िगरेशन, ये लगते हैं कि अक्रिय गैस की संरचना को प्राप्त कर रहे हैं लेकिन असल में होते नहीं है। तो ये ऐसा भी मिलेगा कि यानी ऐसे जिनकी संरचना कैसी हो, जिनकी स्थायी जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वो आ रहा है वो छद्म अक्रिय गैस विन्यास हो। कैसा हो भाई, छद्म अक्रिय गैस विन्यास हो। चलिए भाई आगे देखते हैं फिर। तो ये कह रहा है क्या कि मान लो हमारे पास तो ये 3 तरह के हो गए, अभी और भी ले लेते हैं। जैसे मान लो हमारे पास आ जाए कि ऐसे भी कुछ आए जिनमें अपूर्ण डी कक्षक हो, अपूर्ण डी कक्षक हो, और कुछ ऐसे विन्यास आ जाए जिसमें अर्ध भरे डी कक्षक हो, जिसमें अर्ध भरे अर्धपूर्ण डी कक्षक हो। चलो भाई तरह तरह के आपको कॉन्फ़िगरेशन मिलेंगे, उन सभी कॉन्फ़िगरेशन का अलग अलग सबका रोल है। ठीक, तो मान लो अगर हमारे पास यहां पे आ जाए क्रोमियम पे 2+ ले लेते हैं, क्रोमियम पे 2+, इसका जो आएगा वो आएगा क्या NS2 NS2 नहीं आएगा, NS2 से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, एक वहां से निकलेगा एक डी से निकलेगा, तो आएगा इसके पास 3s2 3p6 और 3d4। इसके बाद 4 आएगा। ये क्या हुआ, अपूर्ण डी कक्षक है। क्या है, अपूर्ण डी कक्षक। अब कह रहा है क्या, ऐसे डी कक्षक जिनमें क्या हो अर्ध भरा, जैसे अर्ध भरा मैंने कहा Fe3+, Fe3+ में क्या आएगा 3s2 3p6 और 3d, 4s2 पे 0 हो जाएगा, 3d5 हो जाएगा, कितना आएगा 5। तो यानी अपूर्ण डी कक्षक और अर्धपूर्ण डी कक्षक वाले भी विन्यास वाले कुछ ऐसे कंपाउंड मिलेंगे। तो सभी आयन है, देखो इस पे B+, इस पे माइनस माइनस माइनस, इस पे 2+, इस पे 3+, Zn पे 2+, सब के सब आयन है। लेकिन आयनों में भी क्या है भाई, आयनों के प्रकार हो गए। आयन में क्या है कि जिनका कॉन्फ़िगरेशन NS2 है, दूसरा कॉन्फ़िगरेशन NS2 NP6 है, यानी अक्रिय गैस के समान है, ये भी अक्रिय गैस के समान है। ये कह रहा है कि छद्म अक्रिय गैस, छद्म अक्रिय गैस विन्यास, तो छद्म अक्रिय गैस विन्यास में आ जाएंगे, वो लगेगा कि हाँ अक्रिय गैस है लेकिन वो वास्तव में अक्रिय गैस के जैसे नहीं होते। फिर दूसरा मैंने कहा अपूर्ण डी कक्षक वाले मिलेंगे, जिसमें डी कक्षक क्या होगा, अपूर्ण होगा। अर्धपूर्ण डी कक्षक वाले भी मिलेंगे, तो अर्धपूर्ण डी कक्षक में आपके पास ये हो जाएंगे। ठीक है, अब अगर पूर्ण डी कक्षक की बात करोगे तो पूर्ण डी कक्षक जिंक वाला हो जाएगा। ठीक है, तो ये है इनके कॉन्फ़िगरेशन के तरीके, जिसमें मैंने वैद्युत संयोजकता भी बता दिया। वैद्युत संयोजकता का मतलब वैद्युत संयोजी बंध के निर्माण के दौरान जितने इलेक्ट्रॉन दिए गए या जितने इलेक्ट्रॉन लिए गए वही होती है क्या, उसकी वैद्युत संयोजकता। क्या हो जाएगी भाई, वैद्युत संयोजकता हो जाएगी। क्लियर है। चलिए अब यहीं पे एक पॉइंट और आता है कि भाई क्या सर ये जो आयन आप लिख रहे हैं वह एक एक ही हो सकते हैं क्या, बहुपरमाणु नहीं हो सकते हैं क्या? जब से आप बढ़ा रहे हैं सर तब से एक आयन लेके चल रहे हैं, क्या बहुपरमाणु आयन नहीं हो सकते क्या? हो सकते हैं बाबू, बिल्कुल हो सकते हैं। बहुपरमाणु आयन में देखो हमारे पास आ जाए NH4 पे प्लस, देखो बहुपरमाणु आयन हो गया। अगर हम लोग यहीं पे बात कर ले CO3 पे 2- कार्बोनेट आयन हो गया। यहीं पे बात कर ले SO4 पे 2- सल्फेट आयन हो गया। यहीं पे बात करें PO4 पे 3- फास्फेट आयन हो गया। CN पे माइनस साइनाइड आयन, OH पे माइनस हाइड्रोक्साइड आयन। तो आयन बहुपरमाणु भी हो सकते हैं, ऐसी कोई जरूरी बात नहीं है कि आयन एकल परमाणु होगा, आयन बहुपरमाणु भी हो सकता है। इसके बहुत सारे अभी और एग्जांपल बाकी है। इसको अमोनियम, कार्बोनेट, सल्फेट, सल्फाइड, सल्फेट, सल्फाइट 3 चीज होता है। ये है सल्फेट, ये है सल्फाइड और ये है सल्फाइटर। सल्फाइटर जैसे इसको हम लोग बोलते हैं NO2 पे माइनस नाइट्राइट, इसको बोलते हैं NO3 पे माइनस नाइट्रेट। क्या बोलते हैं? नाइट्रेट। इसको बोलते हैं कार्बोनेट, HCO3 पे माइनस बाइकार्बोनेट, HSO4 पे माइनस हाइड्रोजन सल्फेट आयन।
इसके बाद अगर हम लोग बोले ClO3 पे माइनस, क्लोरेट आयन, क्या बोलेंगे, क्लोरेट आयन, इसलिए बहुत आयन है। तो यहाँ पे ध्यान दो, ये सब कैसे हो गए भाई, बहुपरमाणुक आयन हो गए, बहुपरमाणुक आयन। तो यहाँ पे आयन बहुपरमाणु भी हो सकते हैं, प्लस वाले भी बताया, माइनस वाले, कोई दिक्कत नहीं है। चलो एक चीज और आता है, H3O+, जिसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोनियम आयन। क्या हुआ, हाइड्रोनियम आयन। कभी कभी आपको लगता होगा सर कहते हैं बस हो गया, उसके बाद और, ठीक है। तो ये हो गया क्या, बहुपरमाणुक आयन। बहुपरमाणुक आयन में आपके पास ये सारे, ठीक है। अब बात करते हैं क्या, इनके गुणों के बारे में, यानी आयनिक जो बंध बनाते हैं उनके क्या क्या गुण हो सकते हैं। चलो देखा जाए, बिठाया जाए, चलिए मूव करते हैं आगे की तरफ। अब आगे देखते हैं क्या है। तो बच्चों अब हम लोग बात करते हैं क्या, आयनिक यौगिकों के लक्षण, यानी ऐसे जिसमें आयनिक बंध बन रहा है तो उनसे जो बने यौगिक होंगे उनको हम आयनिक यौगिक कहेंगे, आयनिक कंपाउंड कहेंगे। यानी ऐसे यौगिक जिनके अंदर आयनिक बंध बन रहा होगा उसको हम आयनिक यौगिक कहेंगे, आयनिक कंपाउंड कहेंगे। जैसा कि आपका ये NaCl आयनिक कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड है। तो अगर हम इस वाले NaCl के फिगर को देखिए ध्यान से, जहां जहां पे मैंने हरे हरे को गोला किया है वो है क्या, सोडियम एटम, सोडियम आयन है। और जहां पे ये लाल वाला गोला किया है वह क्या है, क्लोराइड आयन है, वो क्या है, क्लोराइड आयन है। तो यानी यहाँ पे एक जगह छूट गया है तो इसको आप मार्क करेंगे, ये हो गया। और कहीं छूटा भाई, नहीं मेरे हिसाब से तो नहीं छूटा हुआ, चलिए ध्यान दीजिए। तो Na+ आयन, Cl- आयन। अब देखा जाए कि Na+ और Cl- एक प्रकार की निश्चित व्यवस्था में बने हुए हैं, एक निश्चित व्यवस्था में बने हुए हैं, यानी एक निश्चित ज्यामिति है इनके पास, रेगुलर ज्योमेट्री है, रेगुलर ज्योमेट्री है इनके पास, रेगुलर ज्योमेट्री। अब जब रेगुलर ज्योमेट्री होगी तो ये ध्यान देना भाई, ये रेगुलर ज्योमेट्री, निश्चित ज्यामिति जिसके पास होती है उसको हम लोग कहते हैं क्रिस्टलीय ठोस। क्या कहते हैं भाई, क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय ठोस। 12th में पहला चैप्टर था ठोस अवस्था, जो कि हटा दिया आपके सिलेबस से, चिंता वाली कोई बात नहीं है, क्रिस्टलीय ठोस। तो क्रिस्टलीय ठोस हो गया जिसके पास निश्चित ज्यामिति होती है, वो क्रिस्टलीय ठोस हो गया। और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं तो अभी हट गया है तो इसलिए वहां पे जाने की कोई जरूरत नहीं है, यहां ध्यान दें। क्रिस्टलीय ठोस हो गया, निश्चित ज्यामिति हो गई, इसमें जो आयन होते हैं वो निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं। देखो Cl है, अब इस Cl को Na पकड़ा है, फिर Cl, यहाँ वाले बीच वाले Cl को लो, ज्यादा क्लियर होगा। अगर उससे भी ज्यादा क्लियर करना है तो यहाँ पे आ जाओ आप, Na+ को अब देखते हैं ध्यान से। इस Na को अगर देखा जाए तो एक Cl ने इधर घेरा हुआ, दूसरा Cl इधर, तीसरा Cl इधर से, चौथा Cl इधर से, पांचवा Cl ऊपर से और छठा Cl नीचे से। यानी अगर इसमें पूछा कि उप सह संयोजक संख्या बताओ, कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ, कोऑर्डिनेशन नंबर, तो कोऑर्डिनेशन नंबर जो समन्वय संख्या होती है या उप सह संयोजक संख्या होती है वह यह बताती है कि इस परमाणु के को कितने लोग घेरे हुए हैं, इस परमाणु को कितने लोग घेरे हुए हैं। हालांकि यहाँ पे आयन है तो इस आयन को कितने लोग घेरे हुए हैं, तो यानी 1 2 3 4 5 और 6 टोटल हो गया। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया भाई, 6 हो गया। कितना हो गया, 6 हो गया। तो इस तरह से हम लोग बताते हैं क्या, समन्वय संख्या। क्या दिक्कत है, तो यानी अब आयनिक ठोस जो आएंगे, यानी आयनिक यौगिक आएंगे, उनके लक्षण, आयनिक यौगिकों, आयनिक यौगिकों के लक्षण, आयनिक यौगिकों के लक्षण, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयनिक कंपाउंड या प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड, प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। चलो यहां देखते हैं कि अब आयनिक कंपाउंड के, आयनिक यौगिकों के क्या क्या गुण हो सकते हैं। तो गुण की बात करते हैं। सबसे पहला गुण कि यह ठोस होते हैं, सबके सब कैसे होते हैं, ठोस होते हैं। और जो ठोस होते हैं वो कैसे होंगे, क्रिस्टलीय ठोस होंगे, क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। कैसे होते हैं भाई, क्रिस्टलीय ठोस होते हैं।
अब ये ध्यान दो, जब क्रिस्टलीय ठोस है Na प्लस है तो इनके बीच में एक स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, प्रबल आकर्षण बल लगेगा। तो यानी इनके इन ठोसों के मध्य प्रबल आकर्षण बल है, प्रबल आकर्षण बल लगा हुआ है। तो ये जो प्रकार प्रबल आकर्षण बल लगा हुआ है, इस प्रबल आकर्षण बल के कारण यह अवाष्पशील होते हैं। क्या होते हैं भाई? अवाष्पशील। और दूसरी बात है, इनका जो घनत्व होता है वह क्या होता है? उच्च होता है। घनत्व क्या होता है? उच्च होता है। डेंसिटी इनकी ज्यादा होती है और ये नॉन वोलाटाइल नेचर के होते हैं। कैसे होते हैं? नॉन वोलाटाइल नेचर के होंगे, यानी अवाष्पशील होंगे। घनत्व तो इनकी डेंसिटी क्या होगी भाई? ज्यादा होगी। डेंसिटी क्या होगी इनकी? ज्यादा होगी। ये अवाष्पशील होंगे, यानी वाष्पित नहीं होंगे। जैसे पेट्रोल लिया जाए तो पेट्रोल वाष्पशील होता है, उसको खुला छोड़ दो तो पूरा का पूरा क्या होगा? गायब हो जाएगा। तो वो वाष्पशील हुआ और ये क्या है? अवाष्पशील है। और इसका घनत्व क्या होता है? उच्च होता है। ये ध्यान देना, ये कठोर एवं भंगुर होते हैं। ये कठोर होते हैं, यानी दे आर हार्ड। ये कठोर हो गए, लेकिन ये भंगुर होते हैं। भंगुर का मतलब क्या होता है? ब्रिटल होते हैं, ब्रिटल। इनको अगर पीट दिया जाए तो ये टूट जाएंगे। जैसे NaCl का क्रिस्टल होता है, अगर इसको पीट दो तो क्या होगा? टूट जाएगा। यानी ये क्या हो गया? भंगुर होते हैं। कैसे होते हैं? भंगुर होते हैं। तो जितने आयनिक यौगिक होंगे, ठोस होंगे, ठोस में क्रिस्टलीय ठोस होंगे, प्रबल आकर्षण बलों द्वारा इनमें बंधे होंगे, तो अवाष्पशील होंगे, घनत्व अधिक होगा, कठोर होंगे, भंगुर होंगे। कठोर होंगे और भंगुर होंगे। यहीं पे अगर हम लोग बात करें अगले बिंदु की, तो इनका BP और MP, BP और MP मध्य प्रदेश और भोपाल नहीं, तो यहां पे करना है क्या है? BP बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट, क्वथनांक एवं गलनांक। क्वथनांक तो बच्चों थोड़ा सा इशू हो गया था, माइक इशू हो गया था, माइक बंद हो गया था, आवाज ही नहीं रिकॉर्ड हुई, आपने देखा होगा। तो चलिए यहाँ से फिर से आपको डिस्क्राइब करता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास है क्या कि मैंने आपको बताया कि जितने भी आयनिक आयनिक जितने भी आपके पास आयनिक ठोस होंगे या आयनिक यौगिक होंगे, आयनिक यौगिक, वो सब के सब होंगे क्या भाई आपके पास? पहला, सबसे पहला तो ये आयनिक यौगिक जितने होंगे इनकी भौतिक अवस्था होगी ठोस। और ठोस में भी कैसे होंगे? क्रिस्टलीय ठोस। कैसे होंगे? क्रिस्टलीय ठोस होंगे। कैसे होंगे? क्रिस्टलीय ठोस होंगे। दूसरी अगर हम लोग बात करें यहां से, तो ये जितने भी आयनिक यौगिक होते हैं वह कठोर होते हैं। कैसे होते हैं? कठोर होते हैं। और तीसरा पॉइंट हमने बताया कि ये कैसे होते हैं भाई? भंगुर होते हैं। कैसे होते हैं? भंगुर होते हैं। फिर इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, इनके गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं? उच्च होते हैं। क्या होते हैं? उच्च होते हैं। ये होता है। ये अवाष्पशील होते हैं, अवाष्पशील होते हैं, अवाष्पशील। और अगली बात अगर करें तो इनका घनत्व भी क्या होता है भाई? उच्च होता है। इनका घनत्व भी क्या होगा? उच्च होता है। बात क्लियर है यहां तक? तो चलिए, ये ठोस हो गए, क्रिस्टलीय ठोस हुआ, कठोर हो गए, भंगुर हो गए, गलनांक क्वथनांक उच्च हो गया, अवाष्पशील हो गए, और घनत्व क्या हो गया इनका? उच्च हुआ। अगली बात करते हैं इनकी विलेयता की। किसकी बात कर रहे हैं? विलेयता की। तो अगर हम लोग विलेयता की बात करें तो विलेयता यानी यह जो होते हैं वह जल में अच्छे खासे विलेय होते हैं। किसमें होते हैं? जल में। क्यों होता है? जल में इनका जल का परावैद्युतांक नियतांक, परावैद्युतांक नियतांक उच्च होता है। परावैद्युतांक नियतांक मतलब डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट इनका हाई होता है। और वो कितना होता है भाई? 80 होता है। कितना होता है? 80 होता है। यानी ये सबसे उच्च परावैद्युतांक स्थिरांक वाले होते हैं। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सबसे ज्यादा होता है। ये अच्छे विलायक माने जाते हैं। तो यानी आयनिक यौगिक जो होते हैं इसके अंदर क्या होते हैं? विलेय। ठीक है। अब अगले गुण की अगर हम लोग बात करें तो अगला गुण है समावयवता। क्या है भाई? समावयवता। तो यहां से बात करेंगे समावयवता की। तो समावयवता आइसोमेरिज्म। क्या होगा भाई? आइसोमेरिज्म। समावयवता की अगर हम लोग बात करें तो समावयवता जितने भी आयनिक ठोस होते हैं वो समावयवता को प्रदर्शित नहीं करते। कारण क्या है भाई? कारण ये है कि इनके पास
दैसिक गुण नहीं होता है, जैसा कि कौशल साहब ने बताया था, इनके पास दैसिक गुण नहीं होता। मतलब ये नॉन डायरेक्शनल नेचर के होंगे, इनके पास डायरेक्शन नहीं होगा, यानी दिशा को प्रदर्शित नहीं करेंगे, किस तरफ होगा किस तरफ से बॉन्ड नहीं होगा, यानी जब दिशा नहीं दिखाओगे तो यानी इनके अंदर समावयवता नहीं होगी, स्पेस आइसोमेरिज्म तो बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं क्या कि जब ये समावयवता नहीं दिखाते हैं तो कुछ और दिखाते होंगे, जिसे हम कहते हैं समाकृतता। समाकृतता 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 आइसोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म ये हो गया आइसोमॉर्फिज्म। अगर आइसो देखा जाए तो आइसो का मतलब सेम होगा और मार्फ का मतलब होता है क्या, शेप। शेप, इनका शेप क्या होगा, सेम होगा। तो सेम शेप यानी समान आकृत, सम आकृतित, तो यानी होंगे क्या, समान आकृति वाले, उन्हीं को हम लोग क्या बोलेंगे, समाकृतिक। और यह जो गुण दिखाएगा उसको कहेंगे समाकृतता। अब समाकृतता में आएंगे कौन कौन से, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं ZnSO4 .7H2O, ये ले लिया। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं FeSO4.7H2O। अब यानी ये है क्या, समाकृतता कौन प्रदर्शित कर सकता है भाई, ऐसे तो किसी को कह नहीं दोगे कि समाकृतिक है। तो समाकृतता वो प्रदर्शित करते हैं जिनके सूत्र समान हो, जिनके सूत्र समान हो और इनमें, जिनके सूत्र समान हो और इनमें परमाणुओं की संख्या भी समान हो, परमाणुओं की संख्या भी समान, Zn Fe SO4 SO4 7H2O 7H2O ये भी बराबर हो गया। Zn और Fe के आकार भी लगभग क्या है, समान, डी ब्लॉक के होते हैं। और ये भी याद रखना, डी ब्लॉक के जितने तत्व होते हैं वह सब परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। एक इंपॉर्टेंट हैशटैग लगा के लिख लो भाई, डी ब्लॉक के तत्व, डी ब्लॉक के तत्व परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। परिवर्ती संयोजकता, परिवर्ती संयोजकता वेरिएबल वैलेंसी देते हैं, वेरिएबल वैलेंसी देते हैं, परिवर्ती संयोजकता देते हैं। जैसे आपने देखा होगा Fe पे 2+ या Fe पे 3+, अब Fe देखो Fe 2+ भी दिखा रहा है, Fe 3+ भी दिखा रहा है, यानी ये परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। ये ध्यान देना है, यहाँ पे डी ब्लॉक के तत्व परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पे ZnSO4 और 7H2O, FeSO4 7H2O ये लगभग दोनों एक तरह के होंगे, यानी ये दोनों कैसे हो गए, समाकृतिक हो गए, समान आकृति वाले, समान आकृति वाले क्या हो गए, समाकृतिक हो गए। अब एक चीज और आता है भाई, इनके नाम, नाम इंपॉर्टेंट होते हैं बड़े। ZnSO4 को हम लोग बोलते हैं व्हाइट विट्रियोल, क्या बोलेंगे, व्हाइट विट्रियोल। और FeSO4.7H2O को क्या बोलते हैं भाई, ग्रीन विट्रियोल, क्या बोलते हैं, ग्रीन विट्रियोल ये बोलेंगे। इनको बोलेंगे सफेद कसीस, सफेद कसीस, और इनको बोलेंगे हरा कसीस, इनको बोलेंगे क्या, हरा कसीस, हरा कसीस, सफेद कसीस हरा कसीस हो गया। अब इन्हीं से रिलेटेड, कसीस से ही रिलेटेड दो और कंपाउंड्स बता देता हूं, ये ध्यान दो। एक आएगा CuSO4.5H2O, CuSO4.5H2O, इसको हम लोग बोलते हैं ब्लू विट्रियोल, क्या बोलेंगे, ब्लू विट्रियोल, ब्लू विट्रियोल। इसको बोलते हैं नीला थोथा, क्या बोलेंगे भाई, नीला थोथा, नीला थोथा ये हो गया। एक आता है H2SO4, इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल, लेकिन इसका एक और नाम है आयल ऑफ विट्रियोल, आयल ऑफ विट्रियोल, यानी जो भी विट्रियोल बनते हैं वो किससे बनते हैं, H2SO4 से। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना, कंपटीशंस में भी आते हैं और 2022 के बोर्ड में भी आया हुआ था ये क्वेश्चन, क्लास 12th यूपी बोर्ड। ठीक है, क्लियर, चलो आगे देखते हैं। अब कह रहा है दूसरा एग्जांपल, जितने फिटकरी होते हैं, फिटकरी में जैसे M2-SO4.M2-SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2O, इस सूत्र वाले जितने भी फिटकरियां होंगी, जितने भी फिटकरियां होंगी, जितने भी फिटकरी होगी वह सब समाकृतता को प्रदर्शित करेंगे, यानी सब सम आकृतिक होंगे। कैसे होंगे, सम आकृतिक होंगे। जैसे एग्जांपल में ले लो K2ASO4.Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2,
ये क्या होगा भाई, समाकृतिक होगा। ठीक। दूसरी बात यह है कि जितने भी आयनिक यौगिक होते हैं वह सब के सब आयनिक अभिक्रिया को दर्शाते हैं। आयनिक अभिक्रिया की गति बहुत तीव्र होती है, बहुत तीव्र होती है, यानी पलक झपकते क्या मैं कहूं कि 10⁻⁻6 से 10⁻⁻8 सेकंड के अंदर ही क्या होती है, अभिक्रिया पूर्ण हो जाती है। यानी इतना, 1 सेकंड भी नहीं, 1 सेकंड का 10 लाखवां भाग अगर करोगे तो क्या होगा, उतने समय में ही अभिक्रिया क्या हो जाती है, पूर्ण हो जाती है। तो आयनिक रिएक्शंस आर वेरी फास्ट। जितने भी होते हैं आयनिक रिएक्शन वो क्या होता है, बहुत तीव्र होता है, बहुत तेजी से होता है। तो आयनिक यौगिक कैसा दिखाते हैं, आयनिक अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं। तो ये रहा पूरा का पूरा आयनिक बॉन्ड का पूरा लेक्चर। इसमें जितने हो सकते थे पूरा कवर किया। नेक्स्ट लेक्चर हम लोगों का होगा बॉर्न-हैबर चक्र और उसमें पढ़ाऊंगा जालक ऊर्जा। तो यहां तक वीडियो को अच्छे से देख लो, जो ना समझ में आया हो कमेंट में भेज दो और बाकी नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहो। नेक्स्ट वीडियो आ रहा है आपका बॉर्न-हैबर चक्र और जालक ऊर्जा।